तो हम यहाँ समझेंगे डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या होता है। जैसे कोई भी सेल होता है तो उस सेल के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम हम जानते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो होता है क्रोमोसोम कितना होता है, एक कोई भी सेल के अंदर ह्यूमन बींग्स में कितना होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल के अंदर जो होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। यानी कि जैसे ये सेल है तो अगर सेल के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अकेला नहीं होता, यानी कि पेयर की फॉर्म में होते हैं। क्रोमोसोम जब भी होते हैं तो एक पेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पेयर की फॉर्म में होते हैं, यानी क्रोमोसोम जब भी होंगे क्या होंगे, पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम है, इसका मतलब क्या हुआ, 23 पेयर होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर ह्यूमन में कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम, 23 पेयर होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं हमेशा क्रोमोसोम। तो जिस सेल के अंदर यानी कि पूरा 23 पेयर होते हैं तो उसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं। ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं। और जिसके अंदर सिर्फ 23 पेयर में नहीं होते, यानी आधे होते हैं, आधा सेट होता है, यानी टोटल पेयर में नहीं होता, सिर्फ 23 होते हैं, आधा हो गया। यानी कि सेल है इसके अंदर आधे क्रोमोसोम है, सिर्फ 23 है, तो इसको हम ऐसे सेल को भी क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड बोलेंगे। और जिसमें अंदर पूरा पेयर में है तो उसको हम, जिसमें 46 टोटल 46 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिप्लॉइड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये फर्क हो गया। तो जैसे बॉडी का जो भी सेल है, जितने भी सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल यानी बॉडी के सेल होते हैं, वो सब डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर होते हैं। और जो गैमीट सेल होते हैं, गैमीट सेल कौन कौन से होते हैं, एक स्पर्म होता है और दूसरा कौन सा होता है, ओवम होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट सेल जो होते हैं, स्पर्म सेल और ओवम जो होते हैं, ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ 23 होते हैं, यानी 23 पेयर नहीं होते हैं, इसमें 46 होते हैं। बाकी बॉडी के जितने भी सेल उसमें सब 46 क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। सिर्फ ये दोनों सेल जो होते हैं, स्पर्म सेल और ओवम सेल जो होते हैं, ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इसको हैप्लॉइड यानी आधा होता है ना, इसमें पेयर में नहीं होता, 23 होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये देखें, ये फंक्शन जो है आपको, ये इसका न्यूक्लियस का फंक्शन है कि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं सेल के अंदर, सबको कंट्रोल जो होता है वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। सेल साइकिल को रेगुलेट करता है, सारा चीज यही करता है। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है, मेम्ब्रेन जो होता है सेल है, अब इस सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। तो ये सारे कंटेंट जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर ये जितना भी कंटेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब साइटोप्लाज्म में क्या चीज होता है, साइटोप्लाज्म में आपको जो लिक्विड होता है वो होता है। बाकी उसके अलावा जो होता है क्या होता है कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, तो ये सेल ऑर्गेनल्स हो गए। और बाकी जो लिक्विड होता है वो सब होता है, सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और बाकी जो लिक्विड, जो सॉल्युबल पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है इसके अंदर, उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे को मिलाकर हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और सिर्फ उसको जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, बैकग्राउंड मटेरियल जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। बाकी उसके अंदर वो होता है। उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स, जैसे सेल ऑर्गेनल्स जो इसमें होता है, इसमें उसका क्या फंक्शन होता है, जैसे कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो होता है वो सिक्रीशन का काम करता है, कुछ डाइजेशन का काम करता है, कुछ सिंथेसाइज करता है, जो प्रोटीन वगैरह होता है उसका सिंथेसिस करता है, कुछ एनर्जी जनरेट करता है। तो ये सब सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सबका अलग अलग फंक्शंस होता है सबका। अब सब जो सेल ऑर्गेनल्स है उसको हम देखेंगे वन बाय वन, देखेंगे कि इसका क्या फंक्शन। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये क्या होता है, सब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो आपको दो तरह के होते हैं। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इसको क्यों बोलते हैं, कि इस वाले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, इसके ऊपर जो होता है राइबोसोम होता है, तो इसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जो स्मूथ वाला होता है इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता है। तो रफ वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चूंकि इसके ऊपर राइबोसोम होता है, इसलिए वो क्या बनाता है, वो प्रोटीन बनाता है। क्योंकि पता है कि राइबोसोम किस चीज का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है। जो स्मूथ वाला, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता, और ये किस चीज का सिक्रीशन करता है, ये क्या बनाता है, ये लिपिड्स बनाता है। ठीक है, तो ये दो तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, दोनों का आपको पता होनी चाहिए कि दोनों क्या क्या चीज बनाता है। जो स्मूथ वाला है वो लिपिड्स बनाता है, रफ वाला जो था, रफ वाला वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, और ये अटैच होता है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये आपको, ये जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से अटैच होता है। न्यूक्लियस से अटैच होते होते ये कहां तक एंड करता है, इसका एंड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये जाता है, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह से जाता है।
यानी एक जो पैसेज बनाता था, एक पाथवे बनाता है, यानी कि कोई भी चीज जो न्यूक्लियस के अंदर जो बना है, न्यूक्लियस के अंदर जो कोई मटेरियल, कोई भी चीज जो बना है, उसको बाहर, सेल के बाहर भेजना हो या सेल के अंदर भी भेजना हो, तो वो इस पैसेज के थ्रू हो जाता है। ठीक है, एक पैसेज का काम करता है। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसमें इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें 3 फॉर्म्स होते हैं, सिस्टर्नी, क्लोज्ड फ्लूइड फील्ड सैक्स, इस तरह का सिस्टर्नी। दूसरा क्या होता है, वेसिकल्स, ये वेसिकल्स हो गया। और टिब्यूल्स, ये टिब्यूल्स, जैसे कि शुरू में अब जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, सिस्टर्नी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सिस्टर्नी है, ये वाला सब जो हो गया ये टिब्यूल्स, देखिए टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसका वेसिकल्स बनता है। तो ये इसके 3 फॉर्म्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब फॉर्म्स है। बाकी इसका फंक्शन आपको बता ही दिया मैंने कि ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक पाथवे बनाता है, ताकि कोई भी जो चीज है जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सके न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर जो बना है, उसको सेल के अंदर या सेल के बाहर भेजना है, तो उस पाथवे के थ्रू हो जाता है। ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्मूथ है, रफ है, इसमें क्या डिफरेंस होता है आपको मैं बता ही दिया कि रफ वाले में क्या होता है, रफ वाले के सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम्स होता है, और स्मूथ वाले के सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होता है। बाकी जो स्मूथ वाला होता है वो लिपिड्स बनाता है, और ये जो है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ये चीजें। अच्छा, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये आपको सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है। उसी तरह साइटोप्लाज्म में राइबोसोम भी होता है, ये भी क्या है, ये भी एक सेल ऑर्गेनल्स है, राइबोसोम। ठीक है, ये सिंपली छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है, और राउंड स्ट्रक्चर, इस तरह का राउंड स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। तो राइबोसोम जो होता है वो आपको फ्री भी, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी होता है, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी होता है। आपको अभी मैंने बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस भी होता है, या सिंपली साइटोसोल्स के अंदर भी होता है ये। हाँ, तो राइबोसोम जो होता है इसमें, इसके चारों तरफ क्या होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। जैसे हमने पढ़ा, जैसे इसके हर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है, लेकिन राइबोसोम जो होता है ये क्या होता है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता ये स्ट्रक्चर, ये आप ध्यान रखना। बाकी ये राइबोसोम का फंक्शन क्या, प्रोटीन बनाता है ये। उसी तरह एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं गोल्जी एपरेटस, जिसको हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी जो है सिस फेस होता है, इस तरह का वेसिकल्स बनता है, इस तरह का। और प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि गोल्जी बॉडी जो होता है वो एक सब यूनिट्स टाइप का इसका होता है। उसको वहां पर प्लांट सेल में इसको क्या बोलते हैं, इसको हम डिक्टियोजोम्स बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स ऑफ गोल्जी एपरेटस सब यूनिट्स होता है। ठीक है, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको वहां पर प्लांट सेल में क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम्स बोलते हैं। बाकी एनिमल सेल में इस तरह का होता है वो। तो गोल्जी बॉडी जो होता है, इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, ये सिक्रेटरी होता है, यानी कि कोई चीज का सिक्रीशन करवाना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट पैकेज द मटेरियल्स इनसाइड इन द सेल एंड डिस्पैच। ठीक है, यानी कि ये पैकेजिंग का काम करता है। गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी ये क्या करता है, कोई भी चीज जो आता है इसके पास, उसको क्या करता है, स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है। जैसे एक स्ट्रक्चर के थ्रू आता रहता है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर जैसे कोई प्रोटीन बना, तो प्रोटीन वहां से निकला, प्रोटीन वहां से निकलने के बाद ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, फिर स्मूथ में जाएगा, फिर गोल्जी बॉडी में आएगा। और गोल्जी बॉडी में आने के बाद क्या वहां पर स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद फिर वहां पर वो पैकेजिंग होगा उस चीज का, यानी पैकेजिंग करके उसको फिर आगे जो है वेसिकल्स की फॉर्म में जो है सेल से बाहर निकल जाएगा। तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है, वो एक पैकेजिंग करना है, स्टोर करना, पैकेजिंग करना, इसका फंक्शन है गोल्जी बॉडी का। बाकी आपको यही सब फंक्शन है। बाकी एक और स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम्स। ये भी क्या है, ये भी आपको सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, लाइसोसोम्स है। जो लाइसोसोम्स जो होता है वो, इसको हम डाइजेस्टिव बैग्स भी बोलते हैं, क्योंकि क्या करता है, ये डाइजेशन का काम करता है। जैसे अगर प्लांट, जैसे सेल के अंदर कोई अगर फॉरेन बॉडी आ गया, जैसे कि अगर कोई सेल के अंदर कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो उसको भी ये क्या करता है, इसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। या सेल के अंदर कोई स्ट्रक्चर है, जैसे कोई सेल ऑर्गन से वो खराब हो गया, डैमेज हो गया, तब उसको हटाना पड़ेगा ना, उसको अब उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी एक एक्स्ट्रा चीज सेल के अंदर बढ़ रहा है, तो उसको भी डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, वो लाइसोसोम्स ही करता है। इसलिए लाइसोसोम्स को हम स्कैवेंजर्स भी कहते हैं, यानी कि कोई भी चीज, जो भी चीज गंदा चीज है, खराब चीज है, उसको क्या करता है, खा जाता है। ये स्कैवेंजर है। स्कैवेंजर क्या करता है, जैसे वल्चर होता है, जैकाल होता है, स्कैवेंजर्स को बोलते हैं। तो उस इसी तरह ये भी है, जो लाइसोसोम्स होते हैं ये भी क्या करता है, स्कैवेंजर्स का काम करता है। इसको हम सेलुलर हाउस कीपर भी बोलते हैं, या गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी बोलते हैं। यानी कि जो भी चीज सेल के अंदर कोई खराब चीज है, तो उसको डाइजेस्ट कौन करता है, वो लाइसोसोम्स ही उसको डाइजेस्ट कर देता है।
ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको हम माइटोकॉन्ड्रिया और फिर उसके बाद जो है आपको प्लास्टिड्स वगैरह क्लोरोप्लास्ट के बारे में फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा, फिर उसका चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद।